कुछ ग्राउंड रूल्स मैं बता दूं आपको कि किसी भी चीज की लर्निंग तब होती है जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं। तो मैं बता दूं, पुराने रिसर्चर के मुकाबले में आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके पास किसी भी चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के की सुविधा है। पहले क्या होता था, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि आप किसी चीज को क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर पाए और उसके बाद उसको एक आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे लाकर अपनी बात को सामने रख पाए। तो जो बुक्स में अवेलेबल होता है, जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, वहीं तक लिमिटेड था। नाउ जस्ट टू हैव सिंपल इंफॉर्मेशन, आप में से कितने ऐसे हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं? इन द सेंस, रिसर्च स्कॉलर, एज ए रिसर्च स्कॉलर आपने रजिस्टर कराया हुआ है। नंबर 2, ऐसे कितने लोग हैं जो कोर्स वर्क कर चुके हैं 6 महीने वाला? और तीसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि भविष्य में रिसर्च करना चाहते हैं योग में? यू कैन अनम्यूट एंड पार्टिसिपेट। सिर्फ सुनना नहीं है, हमें बातचीत भी करनी है आपस में। सर मैंने नेट के एग्जाम के लिए रजिस्टर किया हुआ है। यूजीसी नेट एग्जाम? हाँ जी सर। ओके, गुड। वैसे आपने एज ए रिसर्च स्कॉलर नहीं रजिस्टर करा ना कहीं पे? नहीं सर एक्चुअली एज नहीं है रिसर्च स्कॉलर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाला है मैंने वो। ओके। सर मैंने भी नहीं किया, रिसर्च के लिए नहीं किया है। एक बार जब आप बोल लेते हैं तो म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। बोलने के बाद ठीक है। सर मैंने भी रिसर्च कभी नहीं किया है, बट मैं फ्यूचर में करना चाहूंगी। आई वांट टू लर्न व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड हाउ टू डू रिसर्च। ओके, ठीक है जी। Anybody else? Official, sir, my name is Sangeeta. Officially, I am not doing any research, but my future definitely I would love it. लेकिन प्रेजेंट में जो मेरे स्टूडेंट उन्हीं के फीडबैक पे आई एम डूइंग कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं काफी सारे लोगों के, बट यस आई कैन नॉट से ऑफिशियली इट्स रिसर्च। वेरी नाइस। तो बेसिकली इट्स अ हेटेरोजेनियस ग्रुप, पर हम कोशिश करेंगे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर आए। देखिए, रिसर्च जो है ना, वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम जाने अनजाने करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए। किसी भी चीज को जब हम गहराई से देखते हैं तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। ठीक है जी। फ्यूचर रिसर्च बोला है दिव्या कपूर जी ने, गीतांजलि जी ने भी फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, वेरी नाइस। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मेन यहाँ ये रहेगा कि मैं आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित करूं कि आप रिसर्च को सीरियसली लें। उसके लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। बाकी जो है वो आपकी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअलिज्म पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एक चीज। नंबर 2, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप ये संकोच बिल्कुल ना करें कि आपका सवाल गलत है। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी सर। ओके। आप ये बिल्कुल भी संकोच न करें कि आपका प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच होकर प्रश्न पूछें, क्योंकि ग्राउंड रूल एक ये भी है हमारा कि हम हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो कितना ही क्वेश्चन, कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे, चाहे ऐसा प्रतीत हो कि वो कंफ्यूज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर पूछिएगा। अब देखिए,
दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये कहता है कि रिसर्च जो है वो हमें विदेशियों की देन है, ठीक है। वो लोग जो है बहुत चीजों को गहराई से देखते थे। वो लोग हमारी साइकोलॉजी को स्टडी करते थे कि ये इंडियंस जो हैं वो क्या सोचते हैं, इनके शिक्षा का सिस्टम क्या है, इनको कैसे डिवाइड किया जाए और रूल किया जाए, इस पे वो रिसर्च करते थे। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, हमारे आपस में किस चीज को लेके, जाति को, धर्म को झगड़े लड़ाइयाँ थे, ये उस पर रिसर्च करते थे। बड़ी देर देर तक रिसर्च करते रहते थे, और फिर जहां जिस चीज का चलता था, जो चीज उन्हें कामयाब होती दिखाई देती थी, उसको यूज करके वो हमारे पे इम्प्लीमेंट कर देते थे। जैसे उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, कोई भी काम बताइए अंग्रेजों ने हमारे पे रिसर्च करने के बाद। डिवाइड एंड रूल था। हाँ, एक जो सबसे पहले उन्होंने किया वो किया डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने रिसर्च करके ये पता किया कि हम बहुत सारी मतांतरों को लेकर आपस में विभाजित है। फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को, जो स्ट्रांग ग्रुप होता था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरे ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बना दिया। अब वो ग्रुप महिला भी हो सकते हैं, पुरुषों से लड़ा दिया। वो ग्रुप जाति के आधार पर 2 बना दिए, 3-4 बना दिए, या वो ग्रुप धर्म के आधार पर बना दिए। एक ग्रुप को ऊपर उठा दिया, दूसरे ग्रुप को नीचे गिरा दिया। किसके थ्रू गिराया, जिसको ऊपर उठाया उसको पावर दे दी, जो सबसे नालायक था उसे सबसे ऊपर बिठा दिया, ताकि जितने लायक हैं, ठीक है, वो खुद को ऊपर ना पहुंचा पाए। तो आपस में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा, तो उन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ा दी। यानी वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर देते थे, लेकिन झगड़ा तो वही कराते थे, ये पता लगता नहीं था उस समय पे लोगों को। ये एक बहुत बड़ा माइंड गेम वो खेलते थे। तो यहां से हमें ये पता लगा कि भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रिसर्च किया, ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च किया, और ह्यूमंस को यूज किया। अब हम आते हैं योग पे, हमारी सनातन संस्कृति पे। यहाँ पर महर्षि वाग्भट हुए, चरक हुए, और कौन कौन से ऋषि हुए आप सभी जानते हैं। उस समय पर, जिस समय पर मानव समाज का उत्थान हो रहा था, उनको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, बीमारी। गांव के गांव टीबी से उजड़ जाते थे, गांव के गांव मलेरिया से उजड़ जाते थे। कुछ आपने अभी देखा, कोरोना से भी बहुत नुकसान हुआ। तो आपको क्या लगता है कि पहले लोग बैक्टीरिया से ज्यादा मरते थे, इग्नोरेंस की वजह से ज्यादा मरते थे। फिर क्या हुआ, नॉलेज आई, अंडरस्टैंडिंग आई, साइंस आई, फिजिक्स आई, केमिस्ट्री आई, बायो आई। तो क्या समस्या का समाधान हो गया? हाँ या ना? नहीं सर। क्या कारण हो सकता है कि हमारी समस्याएं आज भी समाज में स्वास्थ्य को लेकर आज भी बहुत ज्यादा, बल्कि बढ़ गई है? सर इसका एक बहुत बड़ा कारण तो ओवर नॉलेज है। कोई इंसान अपनी छोटी सी बीमारी को भी बहुत बड़ा कर सकता है, जितनी अवेलेबल नॉलेज है उसके थ्रू। कौन से बीमारी बढ़ इग्नोरेंस, मुझे लगता है तो इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, रूट्स नहीं पता होते और अनदेखा करते हैं चीजों को। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिससे कि इग्नोरेंस तो हम कह ही नहीं सकते। जो दूर पहाड़ों में, हिमाचल में भी बच्चा बैठा है, किन्नौर में, उत्तराखंड के पहाड़ों में बैठा है, उसके पास भी इंटरनेट वाईफाई है, वो तुरंत निकाल लेता है इंफॉर्मेशन। सर एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगी, लाइक हमारे जो जितने भी पुराने ग्रंथ वगैरह थे, वो तो हमारा ही ज्ञान उन लोगों ने चुरा लिया और हमें ही छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि पहले ब्राह्मण समाज या उच्च जाति के समाज के पास ज्ञान का रखने का और उनको ज्ञान प्रदान करने का पावर होता था, लेकिन हमारे जैसे छोटे लेवल के लोगों को नहीं होता था, वो पावर नहीं दी जाती थी। लाइक आश्रम वगैरह में या गुरुकुल में एंट्रीज ही नहीं होती थी, तो पहले जो ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छे से नहीं होता था। और फिर अंग्रेज लोग आए,
मुगल्स आए तो हमारा ज्ञान काफी सारा नष्ट हो गया, उन लोगों ने चुरा लिया, हाइड हो गया, काफी चीजें नष्ट हो गई। तो जिसका ज्ञान अब हमें उनसे मिलता है, पश्चिम देशों से हमें ज्ञान मिलता है, तो हमें पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ज्ञान मिलता है। तो उस वजह से भी लैक ऑफ नॉलेज की भी कमी है, जो हमें खुद का ही ज्ञान नहीं है, हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है, समाज में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं है हमें, तो बहुत सी चीजें ऐसे नुकसान कर रही हैं। ओके सर, यहाँ पे एक दो चीजें और है, जैसे एक तो लैक ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज। जैसे जो मोस्टली अगर आप पढ़ेंगे उपनिषद, उसमें बहुत सारे जितने भी हमारे लाइक बुक्स वगैरह रही, वो ज्यादा संस्कृत में है। कमिंग रूट में हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो हमें जो हमारे पास नॉलेज है उसको भी हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो मोस्टली रीजन ये है क्योंकि वी आर just going to from route to a western side, so for the money minded, which I think जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक समस्या थी, तो हमारे गुरुओं ने क्या किया, इस नॉलेज और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया। तो उस समय समस्या क्या थी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, हमारे गुरुओं के सामने क्या समस्या थी, जिसे हम रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते थे। connectivity sir, नहीं, कि लोगों में नॉलेज ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं, इग्नोरेंस है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पतंजलि ने क्या किया, महर्षि पतंजलि ने उस समय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो इमीडिएट समस्याएं थी, वो क्या थी, सर्वाइवल की थी, पैसा कमाने की थी नहीं थी। दूध की कमी होती थी, खेती बाड़ी की कमी होती थी नहीं होती थी। दूध तो कोई बेचता भी नहीं था, खेती बाड़ी भी जो है वो कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होती थी। आप सहमत हैं या असहमत हैं? Agreed, sir. Totally agree. Yes, sir. खेती बाड़ी परिवार इतना बड़ा होता था कि सारा दूध, सारे खेत की जो प्रोड्यूस होती थी वो परिवार में उसकी खपत हो जाती थी, बिल्कुल प्योर चीजें मिलती थी, है ना। Yes. तो उस समय रिसर्च की क्या प्रॉब्लम रही होगी, आज तो प्रॉब्लम ही यही है, ऑर्गेनिक फूड, है ना, ऑर्गेनिक मिल्क, आज तो प्रॉब्लम ही यही है सबसे बड़ी। उस समय तो ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। एजुकेशन में भी डिफरेंसेस थे, कुछ प्रिविलेज क्लास होती थी, कुछ अनप्रिविलेज क्लास होती थी। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि गुरु हुए हैं, इन लोगों ने जो रिसर्च है, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की मैं बात कर रहा था, पहला वाला स्कूल ऑफ थॉट आया विदेश से, जिन्होंने रिसर्च को बताया, शोध करना, बार 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 चीजों को सर्च करना। जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको मैं मानता हूं, वो ये कहता है कि रिसर्च का जो शब्द है ना, ये रिसर्जेन से आया, रिसर्जेन से आया, जो कि एक लैटिन शब्द है। री मतलब ऋषि, जब ऋषि जनता जन 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 में जाकर ज्ञान की ज्योति जब जलाते थे, उसे रिसर्च कहा जाता है। इसे बताया नहीं गया कहीं, ये कहीं रिटर्न में नहीं मिलेगा, किसी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 26 साल का, जिसमें मैंने ये पता किया कि बहुत सारी समस्याओं के समाधान की जननी हम थे, हम समाधान करते थे। तो यहां से दो चीजें समझ में आती हैं, दो चीजें क्लियर हुई, 2 पॉइंट। नंबर 1, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि समस्या का समाधान करना रिसर्च का काम है, ना कि समस्या को बढ़ाना। एक चीज क्लियर होगी, रिसर्च कभी समस्या बढ़ाती नहीं, समस्या का समाधान करती है, उसे सिंप्लीफाई करती है। रिसर्च हमेशा इस तरह से की जाती है कि सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, जो समाज की आवश्यकता है, जो परिवार में चाहिए। पूरे के पूरे गांव में टीबी फैल जाती थी, सब टीबी से मर जाते थे, तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उन्होंने जड़ी बूटियां बताई। लोगों को पेट की बीमारियां हो जाती थी, लोग बीमार हो जाते थे, सारी नेचुरोपैथी कहाँ से आई, नेचर से आई है। सारे ऋषि कहाँ रहते थे, नेचर में रहते थे। तो उन्होंने समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए शोध किया कि भी मैं कैसे इन लोगों की समस्याओं का समाधान करूं। बायोमेडिकल साइंस तो थी ही नहीं। तो जो वायरस या जो बैक्टीरिया से बीमारियां फैलती थी, इमीडिएटली उन्होंने ऐसे नुस्खे बताए, ऐसे व्यायाम बताए, ऐसे आसन बताए, चाहे वो श्रुति से बताए चाहे स्मृति से बताए, लेकिन उनके वो कामयाब होते चले गए।
पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी वो 50 साल होती थी, 50 साल तक कोई जी जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में 70 है। सर एक बात पूछना था। जी जी। सर कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि जी ही चरक संहिता के रचयिता है, वो खुद ही थे, तो इज इट राइट और रॉन्ग सर? सर महर्षि पतंजलि यूज्ड सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ चरक संहिता। अच्छा। जो महर्षि चरक थे ना और भागवत थे, ये एक लीनिएज है। ठीक है जी। तो इन लोगों ने जो भी मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करी उस समय पर, नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है सर कि महर्षि पतंजलि को ही चरक कहा जाता था क्या? ये मेरा इसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है सर कोई भी। अच्छा। कहा जाता है, कुछ टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो अप्रोच था वो प्रैक्टिकल अप्रोच था, प्रैग्मेटिक थे वो बहुत ज्यादा। जो महर्षि चरक थे, हाँ प्रैग्मेटिक थे, मतलब वो कहते थे कि जब तक मैं करके, हाँ मतलब मैं जब तक करूंगा नहीं, जब तक मैं करके नहीं देखूंगा तब तक मैं इसे आपको नहीं कराऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा। और उन्होंने जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी मेडिसिन की, प्लांट्स की, उन सारी चीजों को ना बहुत सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया महर्षि पतंजलि ने। लेकिन वो प्रैक्टिकल ज्यादा था, यानी करके देखना, फिजिकल। हाँ जी। अब एक किसान व्यायाम नहीं करता था, यस सर। लेकिन उसका पसीना जो है वो फील्ड में निकल जाता था, व्यायाम की जरूरत कहाँ थी? सेम जैसे हम दूध नहीं बेचते थे, हम खेती प्रॉफिट के लिए नहीं करते थे, सिमिलरली भारतीय परंपरा संस्कृति के अंदर व्यायाम की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, किसी ने व्यायाम को डिफाइन किया ही नहीं ना। तो उनकी समस्या क्या थी, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बात समाप्त कर दूं कि ऋषियों द्वारा जनमानस को दिया जाने वाला ज्ञान, रिसर्जन ही रिसर्च है। इस बात को दबा दिया, इस बात को आने नहीं दिया आगे। जो भी इसके एविडेंसेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या उनको रिसर्च करके प्रमोट नहीं किया गया, ताकि वो अपनी मेथोडोलॉजी और इसको नए रूप में प्रस्तुत कर सके। हमारे लिए क्या था? हमारे लिए तो यही था। yes. हमने तो पहली बार यही सुना ना, रिसर्च भाई अंग्रेजों ने रिसर्च को डिफाइन किया, फला ने रिसर्च को डिफाइन किया। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे ऋषियों ने सबसे पहले इस पे काम किया था, उसको दबा दिया गया ना। आप पुराने ज्ञान को दबा दोगे और ये कह के उस पर अपना लेबल लगा दोगे, यानी कि बनी चीज इंडिया की है। जैसे मैडम अभी बता रही थी, बाहर से वो एक पैकेज बन के आई और उस पर लिखा आ गया मेड इन चाइना, और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वाह वाह, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, है तो वो हमारा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए रिसर्च उस समय पर ऋषियों ने 2-3 चीजों पर करी। लोग बीमार ना हो, लोग फिजिकली एक्टिव हो जाएं, क्योंकि डीएक्टिव हो रहे थे, संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, लोग आराम परिस्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भी ये लोग जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, अगले 20 वर्षों में कहीं ऐसा ना हो कि नई नई बीमारियां, नए नए वायरस आ जाए। और वही हुआ। हमारे ऋषियों का विजन इतना जबरदस्त था, उन्होंने पहले ही इंट्यूशन से ये पता लगा लिया था कि ये समस्या आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी देन है हमारे ऋषियों की, हमारी संस्कृति की। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली थी, जिसको बाद में डिफाइन कर करके लोगों ने लिख लिख के जानबूझ के डिवीजन करने के लिए उसे हिंदू बना दिया, ताकि मुसलमान से हिंदू को अलग किया जाए। मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूं, सनातन संस्कृति थी। और हमारी संस्कृति इतनी रिच थी, इतनी वाइड स्प्रेड थी और इतनी हेल्दी थी कि किसी के घर में, किसी के कलश में, किसी मंदिर में अगर सोना लगा होता था ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, मजाल नहीं थी कि कोई उसे उखाड़ लेता था। तो जरूरत ही पड़ती नहीं थी ना, इतनी अबंडेंस थी। ये रिचनेस, ये अबंडेंस कहां से आई? सबसे उन्नत संस्कृति जो है, जिसको लोगों ने प्रमोट किया, हमारे ऋषियों ने बीमारियों के लिए बहुत सारे आसन बताए, बहुत सारे प्रकृति में उपस्थित मसाले, जितने भी पत्ते, उनसे चिकित्सा की, शल्य चिकित्सा भी पत्तों से कर लिया करते थे वो। आगे 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 उसको कुछ चीजों को
कुछ लोग छोड़ते चले गए, कुछ लोगों को प्रमोट करते चले गए, महर्षि भागवत आए, उसके बाद और बहुत से लोग आए। उसके बाद बायोमेडिकल साइंस ने जो दवाइयां बनाई वो कहाँ से आई? वो कोई आसमान से थोड़ी निकली भाई। सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है, आपने देखा होगा, आयुष सारा का सारा नेचुरल है, टोटली बॉडी के साथ चलता है, और प्लांट से सारी की सारी मेडिसिन एक्सट्रैक्ट होती है। ये कहाँ से आया? रिसर्च से ही तो आया। Yes, sir. अब हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं, शल्य चिकित्सा की तरफ हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि शल्य चिकित्सा भी जो है, हम स्पेशल तरह के प्रकृति में उपस्थित उन पत्तों से दोबारा करने लग जाएंगे, हर तरह की सर्जरी, और वो होलिस्टिक सर्जरी होगी। सर्जरी तो आज भी होलिस्टिक है। डॉक्टर चीर फाड़ करने के बाद अल्टीमेटली योगाचार्य या नेचुरोपैथ के पास ही भेजते हैं ना, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके ये देखा कि बायोमेडिकल साइंस अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकती, वो केवल थोड़े देर समय के लिए जान बचा सकती है। उसके बाद जो व्यक्ति ने 100% रिकवर होना है, वो अल्टीमेटली होलिस्टिक अप्रोच ही कर सकती है उसको। एक डॉक्टर Yes, ऑपरेशन से पहले आपको चेक करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, करता नहीं करता? तो Yes. सबको रिसर्च से ये पता लग गया है कि भाई हमें अपनी चीजों के बारे में पता लग गया है। तो रिसर्च पहले से थी, रिसर्च घर में है, रिसर्च किचन में है, सारे मसालों ने आपको बचाया। जिन लोगों ने आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए वो बहुत कम बचे, आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में गए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, डॉक्टर्स को पता ही नहीं लगा किसे हुआ क्या। कारण ये Yes, है, sir. उन्होंने इतनी हैवी मेडिसिन दे दी कि उनको ये नहीं पता लग रहा था कि पहले लिवर डैमेज हुआ या पहले हार्ट। हार्ट और लिवर दोनों ठीक है, पता लगा किडनी डैमेज हो गया, सारा प्रेशर हार्ट पे आ गया। हार्ट फिर भी आपको काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, बचा लेगा, लिवर गया तो मतलब हार्ट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो रिसर्च नहीं बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी के अंदर क्या है? लिवर। लिवर की डिपेंडेंस किडनी पे है, ये भी रिसर्च ने बताया। तो जब भी हम घर में बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो हम रिसर्च करते हैं। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट भी बड़े ध्यान से बनाते हैं कि अभी हमें क्या चाहिए, हाइट इतनी, काम करता होना चाहिए, इतनी एज। उसके बाद हम फर्दर जाके इंक्वायरी करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू मेथड इज वन ऑफ द मेथड्स। तो इन्हीं एग्जांपल के माध्यम से मेथड्स और मेथोडोलॉजी के बीच में जानेंगे डिफरेंस क्या है। कुछ टर्म्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन दोनों के बारे में जनरल लाइफ से जोड़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वैलिडिटी, रिलायबिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तो आप लाइफ के हर पहलू को अपनी लाइफ के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, और मैं बताऊं आपको बड़ा मजा आएगा। जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपको अपने आसपास हर चीज रिसर्च के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। बस ये है कि वो विजन डेवलप होने तक छोड़ना नहीं। तो मेडिटेशन जो है, अभी जैसे मोहन सर मून मेडिटेशन करा रहे थे, ये जो ध्यान है इसको किसी न किसी रूप में आपको करना जरूर है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और शाम को सोने से पहले रात को एटलीस्ट एक टाइम जरूर करिए, 2 टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। और उसमें एक रिजॉल्व करिएगा। हम संकल्प लेते हैं, जब आप सबकॉन्शियस माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचेंगे तो आप रिजॉल्व लेना कि मैं एक अच्छा शोधार्थी बनूंगा। मेरा संकल्प है कि जब तक मेरा शोधपरक सोच नहीं पनपती तब तक मैं शोध के बारे में पढ़ना, सुनना, बुनना नहीं छोड़ूंगा। इस तरह का एक संकल्प जरूर लेना। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये संकल्प जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा तो आप फिर कभी ना सोचोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं। इस क्लासेस को नहीं छोड़ो। अगर आप क्लास में आओगे तो मेरी जिम्मेवारी है, नहीं आओगे तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है ना। जैसे आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हो, लेकिन अगर उसे प्यास नहीं लगी तो वो पानी नहीं पिएगा, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। इसको दूसरे तरीके से बोलें तो Yes, sir. अगर आप एक अच्छे योगा टीचर हैं, दैट मींस इफ द टीचर इज मैग्नेटिक एंड द कोर्स इज मीनिंगफुल एंड द एनवायरनमेंट इज कंपेलिंग, द चाइल्ड विल बी ऑटोमेटिकली ड्रिवन टू लर्निंग। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि मैं योग में शोध को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊं आपके लिए। वो कैसे बनाऊंगा? इंटरेक्शन से बनाऊंगा। अगर आप मेरे से बात नहीं करेंगे, वन साइडेड डायलॉग चलेगा, तो आपका अटेंशन स्पैन लिमिटेड है, आप छोड़ जाओगे। मुझे मालूम है आप छोड़ जाओगे। अभी 10-15 मिनट में किसने अपने फोन को चेक किया है, जरा प्लीज बताएंगे, किसने अपने फोन को चेक किया? सच सच बताना।
मैंने नहीं किया। वेरी गुड। सर मैंने भी नहीं किया। अच्छा जो नहीं बोल रहे नहीं मतलब किया वो सर। नहीं आपके साथ है नहीं किया हमने। किया। यही मेरा काम है, यही सर, यही आपके एक साथ योगा टीचर का बंधे काम हुए हैं होता बस अभी तक तो। है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर है, मेरे यही मेरा फोन काम है। में 2-3 कॉल आए थे इसलिए उसको कट करना पड़ा। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब द टीचर इज मैग्नेटिक। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं वैसे आपके बारे में भी बता रहा हूँ। इफ यू एज अ टीचर यू आर मैग्नेटिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल। एंड योर कंटेंट इज मीनिंगफुल। अगर आपका कंटेंट दिमाग में सीधे घुसता है ना बच्चे के, तो वो थोड़ी देर के लिए तो डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन फिर आ जाएगा। सेम मेडिटेशन में भी करते हैं ना, धीरे धीरे हम वापस लेके आते हैं आपको। हमें पता होता है आप कब कब निकल गए, उस तरफ निकल गए जब। तीसरा होता है कि जब एनवायरनमेंट इज कंपेलिंग। मुझे ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, मैं सच बताऊं, ऑनलाइन वाला। मैं ऑफलाइन में ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि आई कांटेक्ट होता है ना, और द चाइल्ड विल बी ऑटोमेटिकली ड्रिवन टू लर्निंग। ऑटोमेटिकली उसको प्यास लगेगी और वो लर्निंग होगी होगी उसके अंदर। तो धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि हेटेरोजेनियस ग्रुप है। ठीक है, तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि हर चीज को ना रिसर्च विजन से देखना, लेकिन उससे पहले विजन डेवलप करना। तो आइए विजन डेवलप करते हैं अपनी। कुछ सिंपल चीजों से शुरू करते हैं। मैं आज आपको सिर्फ ओवरव्यू देके समाप्त करता हूँ, ठीक है। मैंने जानबूझ के स्लाइड बंद की है। मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या है अवेलेबल, क्या क्या है। जो हम मेथड यूज करेंगे वो है होल पार्ट होल मेथड। आप अपनी योगा क्लास कैसे लेते हैं? एक एक करके आसन सिखाते हैं, उसके बाद पूरी क्लास में डेली एक सेशन कंडक्ट करते हैं, या फिर एक पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देते हैं अपनी योगा क्लास में। उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसको होल मेथड यूज करते हैं। यानी आप पार्ट होल पार्ट मेथड यूज करते हैं या होल पार्ट होल मेथड? होल पार्ट मेथड यूज करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें अगर लोगों को ये पता लग जाए ना कि वो करने क्या वाले हैं, तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। अल्टीमेटली वो पहुंचने कहाँ वाले हैं, उसे हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। उन्हें पता लग जाता है कि हाँ मैं इस क्लास में ये सब करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्लास कैसे शुरू करते हैं आप लोग? बताते हैं ना कि सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लूजनिंग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद हम आसन करेंगे, उसके बाद हम ध्यान करेंगे, और फिर लास्ट में प्रेयर करके इस क्लास को समाप्त कर देंगे। Yes, तो क्या हुआ, आपने क्या किया, एक ओवरऑल व्यू दे दिया ना क्लास का। yes. दिस इज कॉल्ड होल मेथड। आपने एक्सपोज कर दिया, उसके बाद आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया। Yes, sir. पहले उन्होंने प्रार्थना सीखनी है पहली 3 क्लासेस में, अगली 3 क्लासेस में वो सूक्ष्म व्यायाम की तरफ ध्यान देंगे, वो सीख जाएंगे। ये उनकी मसल मेमोरी में भी बैठ जाएगा और उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 क्लास के बाद क्या होगा, प्रार्थना सीख जाएंगे, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम तो बड़े आराम से सीख जाएंगे। फिर क्या करेंगे, मेडिटेशन थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, और लास्ट में जो प्रेयर होती है वो भी सीख जाएंगे। लेकिन क्या नहीं सीखेंगे, क्या सीखने में समय लगेगा? चीजें कैसे काम कर रहे हैं उनके शरीर में, ये सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ। कि कौन सा आसन का इफेक्ट उनके किस ऑर्गन में पड़ रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है, उसको समझने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि हमारी क्लास तो हर बार डायनामिक होती है ना, हर बार थोड़ा बहुत चेंज करते हैं हम क्लास में रोज। एक जैसे तो नहीं कराते ना रोज। नहीं सर एक से तो बोर हो जाएंगे ना लोग, रोज एक जैसा रहेगा तो। हाँ, तो उन्हें ये सीखने में देर लगती है कि जो मोहन सर हैं वो हर बार एक ना एक 2-3 आसन नए डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि क्यों डालते हैं और कौन से डालते हैं। मजा बड़ा आता है लेकिन जब भी वो 2-3 नए आसन 4 आसन नए डालते हैं। कोई ऐसी क्लास लेता है कि हर बार 4 चीजें तो सेम रहती हैं? कौन सी चार सेम रहती हैं, कौन बताएगा? प्रेयर एंड सूक्ष्म व्यायाम, प्रेयर और सूक्ष्म व्यायाम और मेडिटेशन और प्राणायाम। मेडिटेशन, प्राणायाम और क्लोजिंग प्रेयर,
जी हाँ सर। सर वो एक्चुअली ऐसा होता है सर, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं वो डेज के हिसाब से, कि आज हम अग्निसार करेंगे, आज हम कपालभाति करेंगे, आज हम भस्त्रिका करेंगे, पर सर वो तो, और बाकी उसके बाद तो अनुलोम विलोम और सर भ्रामरी, और फिर उसके बाद सर कंप्लीट प्रेयर के बाद कंप्लीट कर देते। एग्जैक्टली। तो क्या महर्षि पतंजलि ने जब योग सिखाया, प्रचार किया, तो उन्होंने कोई सिस्टम फॉलो किया था क्या? Yes, sir. जी सर। जरूरी है Start from yum. Yum. नहीं, मैं पूछ सबसे रहा हूँ पहले कि अपने योग की क्लास कैसे लेनी है, उन्होंने बताया था? स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो हाँ, भी ये तो आसन सैद्धांतिक है, ये तो सिद्धांत बनाया उन्होंने। सर हाँ अष्टांग योग यम से स्टार्ट करके यम नियम आसन। अगर बिल्कुल हम सही है। आसन की बात हो रही है आपकी, योग की जो क्लास है जिसमें हम आसनों से, माइंडफुल आसनों से, आसन मतलब माइंडफुल पॉस्चर्स, क्या महर्षि पतंजलि ने कोई प्रोटोकॉल बना के दिया था या आपको कोई बताया था कि नो ऐसी सर, क्लास लेनी? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोटोकॉल कोई डिसाइडेड नहीं था। तो ये तो आपके सिलेबस में है, लेकिन तो सिलेबस में आप पतंजलि जी को प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, में उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, सर है ना? प्रोटोकॉल तो ऐसा है कि यम नियम फॉलो अप करेंगे, फिर आसन करेंगे, देन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये एक सीक्वेंसली हमें फॉलो अप करना होता है। ये तो प्रोटोकॉल था ये ही। तो हो गया सिद्धांत, जी ये सिद्धांत हो गया। जी। इसका मतलब उन्होंने सिद्धांत बनाने के लिए एक रिसर्च की। तो मैं अब रिसर्च टाइप पे आ रहा हूँ। सबसे पहली तरह की रिसर्च होती है फंडामेंटल रिसर्च। यही होती है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हम कोई सिद्धांत बना रहे हैं। जैसे न्यूटन ने जो लॉ बनाए, कोई कितने लॉ बनाए न्यूटन ने? सर 3 लॉ। करेक्ट। तो उसने लॉ कैसे बनाए? फंडामेंटल रिसर्च करके बनाए। ध्यान रखिएगा, अब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी ने क्या बनाया? प्रोटोकॉल बनाया। अष्टांग योग में एक प्रोटोकॉल है, उसके सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, ऐसे अपर, इस तरह से उन्होंने नियम भी बनाए। इस तरह से उन्होंने बोला पहले यम नियम को साध लीजिए, उसके बाद आप आइए आसन, फिर आइए प्राणायाम पे। तो क्या ये डॉक्यूमेंटेड था? कहीं रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ पतंजलि का? नहीं हुआ ना। तो क्या ये रिसर्च कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? चलिए अब आपके सामने प्रश्न। ठीक है, कहलाएगी। यस, इट इज अ फंडामेंटल रिसर्च। yes, क्या लाइक उस समय सैद्धांतिक के रिसर्च जितने शोध सारे था। उस समय के जितने सारे योग का धारा था, उन सबको उन्होंने इकट्ठे करके अपना मेथोडोलॉजी बनाया और सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट किया। वेरी नाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके सिद्धांत को हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन उनके उस सिद्धांत को आधार बनाकर क्या हम अपना सिद्धांत बना सकते हैं क्या? यस सर। बनाया है ना आपने? कर सकते हैं। जिससे मनाया जा सकता है। मूलभूत वही रहेगा, बट उसमें कुछ जो मूल हमें रूप से संदर्भ तो वही रहेगा। अपने एक्सपीरियंस बेस्ड हम कुछ उसमें जो हम फील करते हैं, जो रिसर्च से आता है, वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन रिजल्ट। बहुत बढ़िया संगीता जी। स्वाध्याय करके हम अपने आप को या किसी के ऊपर भी, जैसे हम अपने ऊपर भी कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय उदाहरण बता सकते हैं जिन लोगों ने औरों ने भी सिद्धांत बनाने का प्रयास किया, लेकिन मूल रूप से अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ही था? सर अयंगर योगा और यस, अब आपका दिमाग चलने लगा। वेरी गुड, अयंगर योगा। अयंगर जी ने तो शुरुआती शरीर से करी, सीधे आसन से। और कोई उदाहरण? सर गांधी जी ने अहिंसा को अपना सिद्धांत बनाया था। महात्मा गांधी जी ने किसको? सर अहिंसा। नेचुरोपैथी। Exactly. सर नेचुरोपैथी के द्वारा भी स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है गांधी जी ने। जी शुरुआत भी उन्होंने ही करी थी नेचुरोपैथी की इंडिया में, एक तरह से। नहीं, उनका सिद्धांत था क्या? क्योंकि महर्षि पतंजलि जी का तो एक जबरदस्त सिद्धांत है। जी फंडामेंटल रिसर्च किसने करी? अयंगर जी ने तो करी, बिल्कुल। हाँ। उन्होंने भी एक सिद्धांत बनाया। उन्होंने कहा भी इस तरह से चलोगे तो अपने आप आपको सिद्धियां प्राप्त होनी लग जाएंगी। वो बात है, अलग बात है कि उन्होंने अन्नमय कोश पर अधिक जोर दिया।
यस सर। अभी present में मानसिक देखा वृत्तियों था। पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है सर, मानसिक वृत्तियों पर। वो मानसिक इफेक्ट था, वो इफेक्ट था। ओके। वो जो इफेक्ट है ना, वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे छोड़ दिया उन्होंने फिर उसके बाद। लेकिन महर्षि पतंजलि जो शुरू से लेकर लास्ट तक चले, वो सिद्धांत, उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग सिद्धांत आज तक किसी ने नहीं बनाया। एक एक चीज को Yes. उन्होंने खोल के रख दिया अपने योग सूत्रों में। यस सर। बेशक उनके बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन इतना जबरदस्त सिद्धांत कोई नहीं दे पाए, क्योंकि समाज को जरूरत थी भाई। उन्होंने क्या किया, एक होल मेथड आपके सामने रख दिया कि भाई ये जर्नी है, ये सिद्धांत है, अब आप चलो। अगर वो सिर्फ यम नियम पे छोड़ देते फिर क्या होता? सब फिर से बिखर जाते हैं सर, क्योंकि कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका सिद्धांत सबसे ताकतवर है आज की डेट में, चाहे उनके बाद उनके कितने ही अनुयायी क्यों ना आए। यस सर। जी, समाधि तक की पूरी यात्रा उन्होंने एक एक अक्षर अक्षर व्याख्या कर दी है। हाँ, ये इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है आपकी। आपसे इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जा सकता है जी। कि आपको सबसे अच्छा सिद्धांतिक योग किसका लगता है, तो आप अगर बोल दोगे तो उसको डिफेंड भी करना आना चाहिए ना। अच्छा, दूसरा अयंगर योग के बाद विन्यास योग आया, भरत ठाकुर, विक्रम चौधरी, पावर योगा, ये योगा, बियर योगा, पता नहीं क्या, गोट योगा, ये सब आया। अभी योग से अलग देखे प्रेजेंट में तो जो सदगुरु का चल रहा है सेफ सॉइल, हाँ, वो भी एक सैद्धांतिक योग बना दिया उन्होंने कि भाई हम, श्री श्री रविशंकर ने कहा भी हम तो वो क्रिया करेंगे, क्या कहते हैं, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया। उन्होंने शुरुआत ही, उनका यूएसपी सुदर्शन क्रिया बन गया। जगी गुरु वासुदेव सदगुरु, उनका तो क्रिया शांभवी शांभवी मुद्रा, शांभवी शांभवी, और उसके अलावा सर पंचभूताग्नि वगैरह काफी सारे प्रोग्राम्स उनके इसी टाइप के हैं। एग्जैक्टली। उनके मेन जो आधार है वो शांभवी है। ठीक है। अब मैं एक रिसर्चर का नाम ले रहा हूं जिसने मैं आपको गेस करने का मौका दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू सम क्लूज, गेस करना मैं किसकी बात करने वाला हूं। उन्होंने भारत में शोध नहीं किया, उन्होंने अमेरिका में शोध किया। नाम बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन गेस करता है। स्वामी विवेकानंद जी, योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी। नहीं सर। शिवानंद जी महाराज, शिवानंद जी, शिवानंद सर शायद विक्रम सिंह, महर्षि महेश योगी, हाँ जी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। हाँ जी। इनका भी है, योगानंद महर्षि परमहंस योगानंद जी का भी क्रिया योग का काफी नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर अमेरिका के अंदर जो उन्होंने स्टडीज की, सबसे ज्यादा शोध परक वही रही। यस सर। सबसे ज्यादा शोध, सबसे ज्यादा साइटेशन, सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क उसी पे हुआ। 1924 में सबसे पहला शोध किया गया था कैवल्य धाम में। आपको मालूम है, अगर शोध की बात करें हम, तो सबसे पहली लैब कैवल्य धाम का नाम सुना? हाँ जी सर। 1924 में सर नाम सुना है। ओल्डेस्ट, सबसे पहली लैब, रिसर्च की लैब 1924 में, आजादी से पहले, लोनावला कैवल्य धाम, वहां पर बनी। आज की डेट में सबसे अच्छा शोध का कार्य जो है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में होता है। यस सर। एस व्यासा धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, क्योंकि एस व्यासा के पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आ गया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट्स पे भी रिसर्च कर रहे हैं। अब ये जो रिसर्च इवॉल्व हुई, ये जो शोध इवॉल्व हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं। महर्षि पतंजलि को लगा लोग बीमार हो रहे हैं, लोग जो डायरेक्शनलेस हैं, लोग डिसइल्यूजन्ड हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उनको एक पता लगना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, कितनी उन्नत संस्कृति है। उनको क्यों ना उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों को रिवाइव करूं मैं, उनको ऐसी चीज दे दूं कि वो हैरान हो जाए कि हाँ, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल जीवन से जोड़ दिया उन्होंने, रोजमर्रा की लाइफ से जोड़ दिया। उसे हम कहते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। आगे झुकने को उन्होंने आसन का नाम दे दिया, पीछे झुकने को उन्होंने आसन का नाम दे दिया, दाएं बाएं मुड़ने को उन्होंने आसन का नाम दे दिया।
है क्या बेसिकली, सारे के सारे पॉस्चर ही तो है, खड़े होने का पॉस्चर, लेटने का पॉस्चर, और जो है बैठने का पॉस्चर, पीछे मुड़ना, ये तो करते ही थे ना। लेकिन उन्होंने बस ये बता दिया कि अगर पीछे मुड़ रहे हो तो ढंग से बैठ के मुड़ो ना। और सर ब्रीथ का फ्लो भी बताया उसमें। हाँ, ब्रेथ का फ्लो भी उन्होंने जोड़ दिया साथ में, कि अगर ब्रीदिंग को करोगे, प्राणायाम को साथ अटैच कर दोगे और पूरी तन्मयता के साथ यदि करोगे, धीरे करोगे, माइंडफुली करोगे, तो उसका बेनिफिट 3 गुना हो जाएगा। जी। ये था कमाल, उस समय की रिक्वायरमेंट थी, उस समय की आवश्यकता थी, जिसको उन्होंने उस समय पर करा के छोड़ दिया। उसके बाद जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स आए अलग अलग, उन सब की अप्रोच डिफरेंट रही, लेकिन मूल में यही था। तो आज भी जो रिसर्च हो रही है ना, उसके मूल में जब भी हम योग पे शोध करते हैं तो हम कभी भी अष्टांग योग या योग सूत्रों को नहीं छोड़ते। इवन कि अंग्रेज भी जो शोध कर रहे हैं वो भी हमारी रिसर्च को कोट करते हैं, हमारे सिद्धांतों को ही तो कोट करते हैं। उसके बिना वो कर ही नहीं सकते ना, वो शुरुआत योग के ऊपर शोध कर रहे हैं अगर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो संदर्भ को छोड़ दें। बाकी जितनी भी शोध होती थी, बाकी जितनी भी ट्रीटमेंट होती थी बायोमेडिकल साइंस की, बाकी सारी की सारी, उनमें वो कभी भी इंडियन ट्रेडिशनल, इंडियन कल्चर, इंडियन गुरुज क्या जिक्र नहीं करते थे, सीधे पॉइंट पे आ जाते थे। क्योंकि वो होलिस्टिक हो गई कंप्लीटली, तो उनके पास कोई चारा नहीं, अगर होता तो वो कब का निकाल चुके होते। और बिना संदर्भ दिए हमारे शोध का, हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का, हाँ कई बार वो थोड़ी गंदी बातें लिख देते हैं, उसमें लिख देते हैं, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, योगा सीम्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, हिंदूज यूज्ड टू प्रैक्टिस। ये जो बड़े बड़े स्कॉलर है ना, बाहर रिसर्च कर रहे हैं, उनको ये ही नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है, उसका बाइफर्केशन क्या है। वो तो जब वहां उनको रिसर्च में चैलेंज किया जाता है ना, उसके बाद वो इंडिया आते हैं ये ढूंढने के लिए कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि लोग मेरे पीछे पड़ गए। जब वो हमारी कल्चर को समझ जाते हैं ना, फिर वो वहां जाके कहते हैं सॉरी, नाउ आई नीड टू चेंज, एक्चुअली इट इज नॉट दिस, इट इज दिस। ये है रिसर्च की पावर, और आज हमें उस रिसर्च की पावर को रीजनरेट करना है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हम समझेंगे कि कैसे एक जो बेसिक, जस्ट अ सेकंड, एक जो गुड रिसर्च योगा होती है, योगा में जो अच्छी रिसर्च का एक तरीका होता है करने का, ठीक है। सबसे पहला हमें ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम। महर्षि पतंजलि ने, आज अगर महर्षि पतंजलि होते और वो प्रेजेंट कर रहे होते ना अपने रिसर्च पेपर्स को, जगह जगह पब्लिश कर रहे होते, तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। हम लोग तो उनको भी एक बार तो कह देते कि ये क्या बोल रहे हैं आप महर्षि जी। आज की डेट में हालात ये हो गई है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि ये रिसर्च गलत है तुम्हारी, मेरी वाली ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये है कि उसको पता है कि वो जनरलाइज नहीं कर सकता चीजों को। सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो ये अंडरस्टैंड नहीं करता कि ह्यूमन बीइंग्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी होते हैं। आज तक बायोमेडिकल साइंस तक नहीं समझ पाई कि एक दवाई का असर एक व्यक्ति पे अलग होता है, दूसरे पे अलग होता है। 80 साल के व्यक्ति को भी कोरोना हुआ, वो रिकवर कर गया, 40 साल का आदमी मर गया। यस सर। तो क्या वैक्सीन बचा पाई? क्या उसको किसी ने एक्सप्लेन किया कि भाई हुआ क्या था, इसको ऑर्गन फेलियर हुआ कैसे, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ तो कॉज ऑफ डेथ क्या था? लिवर डैमेज था, हार्ट डैमेज था, या किडनी डैमेज था? इतनी कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी। तो योगा वाले जब रिसर्च कर रहे हैं तो वो किस पे काम कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स पे काम कर रहे हैं, मोर और लेस ज्यादातर स्टडीज जो है वो ह्यूमन बीइंग पे ही है। किसी भी तरह का प्रोटोकॉल हम टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी भी तरह के लाइफस्टाइल का कोई भी प्राणायाम, मोस्टली स्टडीज क्या है, वो ह्यूमन बीइंग्स पे ऊपर है। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर भी रहे हैं तो वो हम कंपेयर कर रहे हैं। अभी एक रिसर्च थीसिस मेरे पास आई हुई थी,
वो व्यक्ति श्री अरबिंदो के योगा को हठ योगा से कंपेयर कर रहा था, और श्री अरबिंदो के योग को वो, क्योंकि श्री अरबिंदो का योगा का स्टूडेंट रहा है, श्री अरबिंदो को पढ़ा उसने, उन्हीं को जिया है, उन्हीं से अडॉप्टेड था, उन्हीं के आश्रमों में रहा, बहुत मेहनत की उसने। अब हठ योग के बारे में उसकी नॉलेज बड़ी लिमिटेड थी। तो हुआ क्या, वो अपने हर सेंटेंस के अंदर उसका एक सेंटेंस थोड़ा बायस आ रहा था, मतलब वो श्री अरबिंदो योगा को ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर रहा था, और जबकि हठ योग को वो जो है वो दूसरे तरीके से थोड़ा सा बताता था, उसके बाद क्या करता था, हठ योग को कंक्लूड कर देता था। तो मैंने उसको टोका, मैंने कहा देखो, हठ योग के बारे में जिन्होंने भी जो कुछ लिखा है, हठ योग के बारे में जो भी सूत्रों में दिया गया है, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में है, उन्होंने उसको बता रखा है ना, आप कौन होते हैं उसके बारे में कंक्लूजन देने वाले। आप सिर्फ कोट करो कि हठ योग के बारे में ये कहा गया, आप ये मत बताओ ना कि हठ योग के बारे में क्या कहा गया। अपने आप को स्कॉलर मत बनाओ, अपने आप को हठ योग के जो प्रणेता हैं, अब कल को पतंजलि जी ने जो योग के बारे में कहा, पॉइंट दिए, उसको मैं अपने शब्दों में बयान करना शुरू कर दूं, तो क्या हो गया, मैं क्या प्रूव कर रहा हूं कि मैं पतंजलि से ऊपर हूं। ऐसा नहीं Yes, बनना ना, ऐसा नहीं करना ना जी। महर्षि पतंजलि ने जो कहा, उस टेक्स्ट को मैंने ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं कौन होता हूं उस पर कटाक्ष करने वाला? कोई भी नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना चाहिए ना, yes, sir. क्योंकि उस समय काल, परिस्थिति, आवश्यकताएं, लोग, सुविधाएं, सब कुछ अलग था भाई। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ चीज बोल रहा हूं तो मैं वो अपने हिसाब से बोल रहा हूं ना। मेरा ना तो उस समय पे जीवन था, ना मुझे पता था, ना मुझे उनके बारे में कुछ मालूम है, तो मैं कौन होता हूं उनके बारे में क्रिटिसाइज करने के लिए। हाँ, मैं क्रिटिकल एनालिसिस करके और एक बात को, उनकी कोट को ही, उनके कोट को कोट करके छोड़ दूंगा, अगर मुझे करना ही है। अब रिसर्च क्या हुई इसके अंदर, मैंने महर्षि पतंजलि को पढ़ा, महर्षि पतंजलि के बारे में लिख दिया कि उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, इस तरह से उन्होंने सूत्र दिए, ये सीक्वेंस है, ये मेथोडोलॉजी थी, ये मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट की। और उसके अंदर मैंने ये भी बता दिया कि उस समय महर्षि पतंजलि के समय पे ये चीजें चलती थी, इस तरह का स्कूल ऑफ थॉट होता था, इस तरह का लोगों का अप्रोच होता था, ये जीवन शैली होती थी। तो जीवन शैली के साथ जोड़ के उनके समय सामने जो समस्याएं थी, उन्होंने शोध किया और उन समस्याओं का समाधान एक सूत्र के रूप में कर दिया। लेकिन अगर मैं श्री अरबिंदो को मैंने जिया है, उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है, तो श्री अरबिंदो ने जो कहा, क्या उसका कोई रिलेशनशिप या उससे सिमिलर चीजें हठ योग में भी बताई गई हैं क्या, या नहीं बताई गई हैं? इसके बारे में बोलूंगा ना मैं, लेकिन मैं तब बोल पाऊंगा अगर मुझे हठ योग का भी पूरा ज्ञान है, उसको भी मैंने मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जिया, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में सारी जो जितनी भी एपिस्टेमोलिकल स्टडी है वो की है, और आज की डेट में मैंने हठ योग को भी समझा और श्री अरबिंदो योग को भी मैंने समझा है कि भाई उन्होंने बहुत वर्ष पहले ये बात कह दी थी, उनका विजन क्लियर था, इसलिए आज की डेट में हठ योग भी यही कहता है। तो मुझे क्या होगा, 10 चीजें अलग अलग मिलेंगी, हठ योग कुछ कहता है, श्री अरबिंदो कुछ कहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी लिख दूंगा, लेकिन कम से कम 2 या 3 चीजें जो है उसके अंदर सिमिलर मिलेंगी मुझे, कि हठ योग भी यही कहता है और श्री अरबिंदो ने भी यही बोला। लेकिन श्री अरबिंदो ने किसी और तरीके में बोला, उन्होंने किसी और तरीके से बोला, लेकिन कंटेक्स्ट दोनों का एक था। दोनों ह्यूमन बीइंग्स भी तो अलग थे, दोनों की अप्रोच भी तो अलग थी। समय भी आपको मालूम है श्री अरबिंदो क्या करा करते थे, कोई बताएगा? मेनली उसका मेडिटेशन है उनका। हाँ, नहीं करते क्या थे वो, बाय प्रोफेशन क्या थे वो? ये आरोही ध्यान, अवरोही ध्यान, इसके ऊपर वो करते थे। ये तो उनका सिद्धांत था जी, ये तो उनकी फंडामेंटल रिसर्च थी, आरोही ध्यान। लेकिन वो थे क्या? नेचर से कनेक्ट है, उनका ऑरो विलेज भी है सर, आई थिंक ये हाँ हाँ, वो ठीक है जी, लेकिन वो थे क्या? अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट करने, उनके ऊपर इनाम तक रख दिया था, उन्हें डकैत डिक्लेयर कर दिया था। हाँ जी सर वो एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। दार्शनिक बाद में बने जी, वो थे रिवॉल्यूशनरी। यस सर, फ्रीडम फाइटर। यस, ओके।
उनका एक ही काम था कि जो भी सरकार की नीतियां हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर वो किसी के हित में नहीं है, एक भी व्यक्ति के हित में नहीं है, तो उनका खंडन करना। ही वॉज अ Yes, sir. रिवॉल्यूशनरी। जैसे होते हैं ना बाय बर्थ, एक व्यक्ति जैसे विरोध ही करना है, हाँ जी। वो जबरदस्त विरोधी थे। अंग्रेजों ने उनके अरेस्ट करने के लिए उनको उनके अगेंस्ट में वारंट भी निकाल दिए थे, उनको डकैत तक भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था, तड़ी पार भी कर दिया था कई जगह से। तो हुआ क्या, ये जो मदर मीरा थी वो उनकी शरण में चले गए, उनसे प्रभावित हो गए। तो मदर मीरा ने उनको गाइड किया, पहले वो उनके टीचर बने, उसके बाद वो उनके स्टूडेंट बन गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पौंडीचेरी की जो जमीन है, सारी की सारी जमीन की मालकिन थी मदर मीरा। शी वॉज अ फ्रेंच। आपको मालूम है ना पौंडीचेरी बाद में आजाद हुआ। इट वॉज हाँ जी, हाँ जी। इट वॉज अ टेरिटरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। Yes, sir, 97. फ्रेंच टेरिटरी थी। आज भी आप पौंडीचेरी कोई गए हैं? नहीं सर, लेकिन Yes, sir, श्रीमा guys. सर श्रीमा पहले अरविंद जी के को टीच किया, उसके बाद अरविंद जी ने उनको टीच किया, ऐसे बोल रहे हैं आप? जी। अच्छा। कारण ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मदर मीरा ने एक्सपीरियंस की, तो श्री अरविंदो को अपना एक्सपीरियंस बताया। हम्म। श्री अरविंदो दार्शनिक बन गए और उन्होंने उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किया, तो उन्होंने मदर मीरा को बताया। हम्म। तो एक तरह से वो एक दूसरे के पूरक बन गए, विरोधी नहीं बने, एक दूसरे के पूरक बन गए। एक तरह से दोनों को सैल्वेशन मिल गया। हम्म। अगर आपने विजिट किया हो मातृ मंदिर, पौंडीचेरी में मातृ मंदिर है, आप देखेंगे मदर मीरा ने वहां इतनी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन की है, जो उनकी पूरी जर्नी थी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसको उन्होंने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में वहां डिस्प्ले कर दिया। उसमें क्या है, एक बहुत बड़ा गोल्डन बॉल है, उसके अंदर पेटल्स हैं, फ्लावर पेटल्स हैं, ऊपर से रोशनी गिर रही है, नीचे जो है कलकल करता पानी जो है वो बह रहा है संगमरमर बिल्कुल व्हाइट पे। तो बेसिकली वो क्या है, बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्प्ले करता है कि ऊपर से लाइट गिर रही है, नीचे अमृत जो है वो बरस रहा है, और वो लाइट जो है वो पूरे आपके चक्रों को भेद कर सर से नीचे तक, ऊपर नीचे से ऊपर तक वो फ्लो कर रही है। अब आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि भी ये मदर मीरा का जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अनुभव किया, उसको उन्होंने व्यक्त कर दिया, क्योंकि उनके पास उस समय बहुत पैसा था, आधे से ज्यादा जमीन तो उन्हीं की थी पांडिचेरी में। तो उन्होंने इसको डेवलप किया, और एक जो बिगिनर होता है ना, मेडिटेशन को बिगिन करता है, उसके लिए वहां थोड़ी देर के लिए बैठना एक बहुत बड़ी चीज होती है। यानी अगर आप कनेक्ट हो गए ना, तो आप एक सेकंड में वहां मेडिटेशन में चले जाएंगे, क्योंकि एम्बियंस ही ऐसा है। दिस वाज द रिसर्च विच वाज डॉक्यूमेंटेड कि कैसे एक जर्नी हुई, एंड बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंटेड एंड सप्लीमेंटेड ईच अदर। तो मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ, जिसको कह के मैं बात समाप्त करूंगा, कि ह्यूमन बीइंग्स ना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग उसे व्यक्त कर पाते हैं, मदर मीरा ने व्यक्त कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं व्यक्त कर पाते ना। अब शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, हर व्यक्ति ताजमहल नहीं बना सकता ना। मदर मीरा ने कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन वो हमारे लिए एक गाइडलाइन बन गया। अच्छा, वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, उन्होंने साफ लिख रखा है यहाँ, ये किसी भी तरह की रिलीजियस चीज से ये बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। वहां आप देखेंगे, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज अबाउट प्योर कॉन्शियसनेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो ध्यान रखिए हर एक व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्वांटिटेटिव में अगर हम एक 500 लोगों के ग्रुप को में से कम 200-250 लोगों के ऊपर वो काम नहीं कर लेते, यानी प्राणायाम का इफेक्ट नहीं देख लेते, तब तक हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्राणायाम सभी को लाभ पहुंचाएगा। कुछ प्री कंडीशंस तो होती हैं, आपको मालूम ही है। कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को वर्टिगो तो नहीं है, कोई प्रेगनेंसी का कोई इश्यू तो नहीं है, कहीं पीकॉस तो नहीं है। तो ये कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन हमें करने पड़ते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, जो कि बड़ा नॉर्मल है। महर्षि पतंजलि ने भी सबके लिए जो दिया प्रोटोकॉल, वो एक हेल्थ एंड वेलबींग का प्रोटोकॉल था। 21 जून को हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? साफ लिखा हुआ है,
मंत्रालय की, आयुष मिनिस्ट्री की प्रोटोकॉल में साफ लिखा हुआ है, इट इज फॉर द हेल्दी पीपल फॉर देयर जनरल वेलबींग। ध्यान दिया आपने कभी? तो मेरे पास कुछ एक रिसर्च स्कॉलर ऐसे आए, बोले सर हम तो ये जो मंत्रालय का प्रोटोकॉल है इसे उठा के और जो है वो उनको दे देते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट है। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे कर दोगे यार तुम इस प्रोटोकॉल को उठा के? तुम सीधे ही बोलेगा नहीं सर जो यंग बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, उनको दे देंगे। अब उसमें साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से ऊपर के लिए है, ये भी लिखा हुआ है, आपने कभी नोट किया? यही तो रिसर्चर होता है। उस प्रोटोकॉल को पहले ध्यान से पढ़िए, उसकी इंट्रोडक्शन। हम क्या करते हैं किताब में ना सीधे पॉइंट पे जाते हैं, हम उसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते। तो रिसर्चर का जो इंक्विजिटिव माइंड है वो ये कहना चाहिए, उसको पहले समझना चाहिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। महर्षि पतंजलि ने किस कॉन्टेक्स्ट में योग सूत्र लिखे? क्या उनका पर्पस बीमारी भगाना था? नहीं, जनरल हेल्थ एंड वेलबींग था। नहीं सर, समाधि था, लेकिन उनका प्रोसीजर जो था वो एक सेट प्रोसीजर था कि मैं जाऊंगा तो इस प्रोसीजर से जाऊंगा। उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट लिए। आज की डेट में शुरुआती बायोलॉजिकल कंसेप्ट से होती है। कहने का मतलब ये कि हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद हम योगा को थेरेपी के रूप में ही देखते हैं। यस सर। जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हम रिसर्च करते ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी रिसर्च अच्छी है, सबसे अच्छी रिसर्च तो वही होती है जो एप्लीकेबल हो समाज पे, यानी कि प्रिवेंटिव और प्रमोटिव रिसर्च सबसे अच्छी होती है, सेफ भी होती है। लेकिन आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि मैंने इसको ये प्राणायाम कराया तो इसको कभी भी जिंदगी में माइग्रेन नहीं होगा। कौन सा प्राणायाम अच्छा होता है माइग्रेन के लिए? चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। भ्रामरी अच्छी होती है। सर अनुलोम विलोम। भ्रामरी उद्गीत और अनुलोम विलोम। सर भ्रामरी और अनुलोम विलोम। भ्रामरी उद्गीत एंड अनुलोम विलोम। एग्जैक्टली। इसका कोई सीक्वेंस है क्या? पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? सर इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि माइग्रेन का जो रूट कॉज है वो है एसिडिटी प्लस साइनस के प्रॉब्लम। जब एसिडिटी और साइनस एक्यूट हो जाता है तब माइग्रेन होती है। तो बिना अग्निसार के आप माइग्रेन ठीक कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। कुछ इसका केसेस में मतलब देखा गया है कि जिनको लाइक साइनस नहीं है उनको भी माइग्रेन है, तो ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, दिस इज क्वाइटली इम्पॉसिबल, क्योंकि माइग्रेन होता ही साइनस और एसिडिटी की वजह से ही है। अब थोड़ा सा रूट में देखेंगे तो उनको पहले बैकग्राउंड में जिनको आप अटेंड कर रहे हैं माइग्रेन, उनके बचपन में साइनस के फ्रीक्वेंसी था। चेंज ऑफ सीजन में ये वो जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब पता चलेगा। एक तो ये हो गया अभी तक जो सर आपने बताया, जो उन्होंने बीच में आपको थोड़ा सा वो किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लीजिए आपको 3 रात ठीक से नींद नहीं आई। हाँ जी, तब भी हो सकता सर। यस उसको हो माइग्रेन नहीं सकता है कहा सर। जाता। साइनस का ब्लॉकेज तो This is कभी भी not हो migraine. सकता है, ज्यादा सर्दी लगने से भी हो सकती है। सर। हाँ, हाँ, तो इसका ये मतलब तो क्या हुआ कि इसके 2 कॉज हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई पहले से कोमॉर्बिडिटी है, जैसे सर ने बताया। और सर कोमॉर्बिडिटी क्या है? कॉज क्या हुआ? कॉज ये हुआ कि उसको ऑलरेडी साइनस ब्लॉक्ड है, साइनसाइटिस की बीमारी है, तो वो मोर प्रोन हो गया, ज्यादा प्रोन हो गया यस फॉर सर। गेटिंग माइग्रेन। चांसेस आर वेरी हाई। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि कोई किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी नहीं है, लेकिन किसी वजह से 3 रात वो सो नहीं पाए, काम ज्यादा था, घर में शादी थी, इट कैन बी एनीथिंग, स्ट्रेस ज्यादा था। लेकिन उसमें हेडेक हो सकता है, दिस इज नॉट कॉल्ड, मतलब वो उसका माइग्रेन नहीं कह सकते। माइग्रेन का मतलब आधा सीसी के दर्द है, आधे सिर में दर्द होना और आंखों में अंदर से टीस मारना, तो वो नर्व से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। लेकिन 3 रात ना सोने का जो है वो हेडेक हो सकता है, दिस इज नॉट कॉल्ड, मतलब वो उसका माइग्रेन नहीं बोल सकते। सर माइग्रेन में भी तो हेडेक होता ही है ना, क्योंकि वो हम लोगों ने भी ऐसे मतलब बेयर किया है। पेन तो पेन होता है, इवन आंखों में प्रेशर आ जाता है। अब मान लीजिए अगर धूप में भी हम जाते हैं तभी भी धूप का हमें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इवन लाइट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ब्राइट लाइट होगी तो नहीं, उसका आप अभी जो बोल रहे हैं ना, मैं एक्सक्यूज मी, मेरा ये कहना है अगर उसके अंदर कोई माइग्रेन का सिम्टम्स पहले से रहा हो तब ऐसे इंसान को धूप में निकलने से माइग्रेन का मतलब सिर में दर्द, आधे सीसी में दर्द होने का शिकायत हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है अगर नहीं है
कोई नॉर्मल इंसान को धूप में निकलने से दर्द नहीं होता, जी है ना। और अगर मान लीजिए 3 रात नहीं सोए तो जस्ट उसको चक्कर आ सकता है, कोई हेडेक हो सकता है, लेकिन वो माइग्रेन नहीं कहा जाएगा। मेरा ये correct. logic है। माइग्रेन तो ट्रिगर होता है सडनली किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाने से, जैसे 3 रात सोए नहीं तो ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन। नहीं डिफरेंट है, नहीं ठीक है, डिफरेंट सर, सर, ये जो सर आप सही बोल कह रहे रहे हैं। हैं- सुनिए आप सुनिए, सर सही कह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि जब आप माइग्रेन और हेडेक के बीच में डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो ट्रिगर हुआ, यानी कि कॉज उसका क्या हुआ, नींद, लेकिन Yes, उसने sir. ट्रिगर क्या कर दिया, माइग्रेन। बट माइग्रेन का कॉज 3 रात की नींद नहीं है। माइग्रेन का कॉज है कि उसका साइनसाइटिस ब्लॉक्ड है, उसके साइनस ब्लॉक्ड है। आप हेडेक को भी स्टडी करेंगे ना, तो फ्रंट में होता है, साइड में होता है, पूरे सिर में होता है। 4 तरह का हेडेक होता है Yes, sir. जिसको हम डिफाइन करते हैं, और बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे पता लग जाएगा। सर सही कह रहे हैं। एक तो स्पॉन्डिलोसिस के कारण भी हेडेक होता है जो पीछे से आता है, और एक स्ट्रेस के से रिलेटेड भी होता है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी हेडेक हो सकता है। हाँ सर्दी जुकाम लगने से भी, नॉर्मल जो हेडेक है सर्दी जुकाम से भी हो सकता है जो टेम्पोररी है। लेकिन माइग्रेन इन सबसे अलग है जो परमानेंट है, जब तक उसको क्योर ना किया जाए तब तक वो रह जाता है। या फिर सर जो सर्द गर्म का वो बताते हैं कि एकदम एसी में से आप धूप में निकले, उससे भी सर दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों को। देखिए गर्म सर्द तो कुछ नहीं होता। नहीं, उसमें एक चीज होगा जो अभी आप बता रहे हैं कि धूप में निकलने से सिर दर्द हो जाता है, तो सबसे पहले आपको उसको क्लैरिफिकेशन तो चाहिए कि उनको हुआ तो क्यों हुआ, कितने दिनों से हुआ। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उसका रूट कॉज आपको पता चल जाएगा, उसके अनुसार उनको सॉल्यूशन देना होता है। इसीलिए मैंने बोला करेक्ट कि लेकिन तो यहाँ कॉन्टेक्चुअल। पे मेरा क्वेश्चन है कि जरूरी है कि जिनको लाइक साइनस हो उनको माइग्रेन विदाउट साइनस भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। नहीं हो जी सकता, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता। सर मैं हो बताता हूँ सकता है क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे ऐसे जिनको साइनस नहीं है लेकिन उनको माइग्रेन है। बहुत सारे, जी। क्योंकि आप मैं किसी को ट्रीट करने से मैं यही कह पहले रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पहले पड़ते हैं, राइट। अच्छा, तो एक कुछ मिनट मैं ऐसे बताता हैं जिनको हूँ। दोनों है, माइग्रेन और साइनस, लेकिन हम्म, कुछ ऐसे हैं जिनको कभी वो नंबर्स कम होते हैं जिनको सिर्फ माइग्रेन होता है, साइनस नहीं होता। ये जिनको साइनस माइग्रेन होता है वो नंबर्स ऑफ पेशेंट ज्यादा होते हैं। ऐसे केसेस भी हैं। यस, ऐसे मेरा केसेस ये भी कहना हैं। है, सुनिए, जी एक्सक्यूज मी, जी जी बताइए। मेरा ये कहना है कि देखिए साइनस, मैंने अभी पहले ही बताया कि माइग्रेन का मतलब आधा सीसी का दर्द, आधा सिर में दर्द। अब देखिए हमारे जो ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, ये दोनों नाड़ी में से किसी एक में ब्लॉकेज होगा तब वो दर्द होगा। अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो तब दर्द नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? ओके। तो या तो लेफ्ट साइड में ब्लॉकेज होगा या तो राइट साइड में। अब साइनस तो हमारे दोनों एरिया में होता है, जो गाल, जो चिक बोन है उस जगह में, और ये जो फ्रंटल साइनस ऊपर होता है, जो माथा के एरिया, फोरहेड के एरिया, वहां होती है। तो उनमें से किसी एक तरफ के ब्लॉकेज अगर पहले से रहा हो, चाहे वो बचपन में क्यों ना हो। अब देखेंगे कुछ लोग जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, उनके नाक थोड़ा टेढ़ा होता है, नाक की जो हड्डी होती है वो थोड़ा टेढ़ापन होती है, अगर गौर करेंगे तो मेरा ये लॉजिक है कि दोनों ईरा या पिंगला नाड़ी में कहीं ब्लॉकेज होगा बिकॉज ऑफ साइनस, तब जाके उसको माइग्रेन ट्रिगर करेगा। चाहे वो 10 साल पहले क्यों ना हो, अभी उसको ट्रिगर किया वो हो सकता है। लेकिन आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि बचपन में उनको जैसे कोई सर्दी जुकाम फ्रीक्वेंटली होता कि नहीं, उसके बाद न्यूमोनिया हुआ कि नहीं, ये सब भी देखना होता कि ये सर्दी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या फैमिली बैकग्राउंड में उनको माइग्रेन के शिकायत है कि नहीं। गॉट इट सर। अब देखिए 2 चीजें निकल के आई यहाँ पे। एक तो ये कि किसी पर्टिकुलर बीमारी की इटियोलॉजी हम इसको कहते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं ना हम, प्रकृति पढ़ते हैं। यस सर। वात पित्त कफ। यस सर। ये सारी की सारी जो डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं, इसके अंदर हम कॉज और इफेक्ट दोनों देखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला जैसे कि रिसर्चर का काम क्या होता है कि ये देखना कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्राणायाम को हेडेक के पेशेंट पे दे रहा हूं तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसके अंदर माइग्रेन के पेशेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर वो थेरेपेटिक हो जाएगा।
since it is a migraine, it requires specialized approach, but the approach can be from simple to complex, from general to specific. तो रिसर्चर का काम क्या होगा कि वो केवल हेडेक के पेशेंट्स अगर ले रहा है तो उसका कॉज वो न्यूरोलॉजिकल भी ले सकता है, बाय जेनेटिक बाय वर्च्यू ऑफ सम डिजीज भी ले सकता है। ये भी हो सकता है कि उसको सर्दी जुकाम हुआ जिससे उसका साइनसाइटिस नहीं था लेकिन साइनसाइटिस हो गया, तो कॉज क्या हुआ जिसकी वजह से माइग्रेन हुआ। तो हम क्या बोलते हैं एज ए रिसर्चर, कॉज हेडेक से हुआ साइनसाइटिस और फिर माइग्रेन, या पहले से साइनसाइटिस था जिसकी वजह से हेडेक हो गया और वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. Are you getting my point? तो Yes, sir. रिसर्चर का काम ये रहता है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि व्हाट इज द रियल कॉज। अगर वो जस्टिफाई कर पाता है कि मुझे कॉज पता है और उसका ये इफेक्ट है, यही काम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का होता है क्योंकि वो करके देखता है ना। Yes, sir. अगर मैं ये स्टडी कर रहा हूं कि ऐसे कौन से माइग्रेन हैं जो सिर्फ हेडेक से ट्रिगर हुए, ऐसे कौन से माइग्रेन हैं जो कि साइनसाइटिस ब्लॉकेज की वजह से ट्रिगर हुए, और उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उस व्यक्ति के कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या है, उसके बायोलॉजी क्या है, उसके पीछे साइकोसोशल फैक्टर्स क्या हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करा रहा था और उसको माइग्रेन फ्री में मिल गया। दवाइयों की वजह से भी माइग्रेन हो जाता, कोई सिम्टम नहीं होते, ऑल ऑफ अ सडन वो ट्रिगर हो जाता मेडिकेशन की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बॉडी में तो रूट कॉज नहीं था लेकिन वो उसमें प्लांट हो गया। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब भी कोई रिसर्च किसी चीज को डिफाइन करता है, रिसर्चर जब स्टडी करता है, जैसे अभी पॉइंट आया माइग्रेन, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का एक मैंने सीक्वेंस डेवलप कर दिया प्रोटोकॉल, और मैं देखना चाहता हूं कि वो हेडेक के पेशेंट पे क्या इफेक्ट आता है और माइग्रेन वाले पे क्या इफेक्ट आता है। दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया कि ये हेडेक के हैं, ये माइग्रेन वाले हैं। और उसके बाद मैंने थर्ड ग्रुप कौन सा ले लिया, जो हेडेक और माइग्रेन दोनों के हैं, यानी कि जिनका जो कॉज ऑफ माइग्रेन कैन नॉट बी एसर्टेन्ड। आपको मालूम है कॉज ऑफ डेथ कैन ऑल्सो बी नॉट एसर्टेन्ड। सर कई बार इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना कर देती हैं, वो कहती हैं भाई हमने तो ये कहा था कि अगर हार्ट फेलियर हो गया प्लेन के एक्सीडेंट में, ट्रेन के एक्सीडेंट में, तब देंगे। अब पता लगा व्यक्ति का लिवर डैमेज होने की वजह से उसका हार्ट फेलियर हुआ है, उसको जो है ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मर गया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, भाई कॉज ऑफ डेथ तो हार्ट था, हम तो नहीं देंगे, आपका तो लिवर डैमेज हुआ था। सिमिलरली यहां पर भी हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए कई बार रिसर्च करनी पड़ती है कि कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, और तीनों तरह के ग्रुप्स में डिवाइड करके हम ये देखते हैं कि हमारा प्राणायाम किस ग्रुप पे इफेक्टिव है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया, वो लिया प्राणायाम का प्रोटोकॉल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, माइग्रेन। तो रिसर्चर का काम क्या है, ये देखना कि मेरा पर्टिकुलर प्राणायाम किस तरह के पेशेंट्स के ऊपर इफेक्टिव है, बस द एंड अबाउट इट। अगर उसकी एटियोलॉजी में मुझे जाना है तो मुझे सिर्फ ग्रुप्स को डिवाइड करने के लिए यूज करना है एटियोलॉजी को, उस पर्टिकुलर डिजीज के फैक्टर्स को, कि ये माइग्रेन होता है मैंने डिफाइन कर दिया, ये हेडेक होता है मैंने डिफाइन कर दिया, ये वो है जो हेडेक से माइग्रेन बना, मैंने वो भी डिफाइन कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज ए रिसर्चर मुझे केवल इतनी जानकारी चाहिए। बहुत ज्यादा डीप गहराई के अंदर अगर मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी के जाऊंगा तो फिर मुझे उनका सिर्फ प्राणायाम का इफेक्ट जो है वो केवल एक चीज से नहीं पता लगेगा, मुझे उनका ब्लड सैंपल भी लेना पड़ेगा, उनकी जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सालों साल मुझे करनी पड़ेगी, तब मैं उसको सिद्धांत में कन्वर्ट कर पाऊंगा। सिद्धांत क्या बन गया मेरा, कि अगर इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा तो माइग्रेन के पेशेंट तो ठीक हो जाएंगे, हेडेक वाले नहीं होंगे। द एंड अबाउट इट। माइग्रेन का कॉज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट मेरे प्राणायाम का मैंने सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर दिया। लोग अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे अगर वो अष्टांग योग को, पतंजलि के योग सूत्रों को ठीक से फॉलो करेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता।
लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मुझे कि शुरुआत कहां से, कैसी, किसके लिए करनी है, इसलिए मैंने बोला कॉन्टेक्सुअल, बायोलॉजिकल, साइकोसोशल और देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इफेक्ट आवर रिसर्च स्टडीज। इसलिए हम एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो जो भी डाटा हमारे सामने आया, सर इसमें एक बात पूछना था। सर एक बात मुझे पूछना था कि माइग्रेन को सिर्फ प्राणायाम से तो ठीक किया नहीं जा सकता कंप्लीटली, क्योंकि विदाउट आसनस, मतलब आसन, मुद्रा, प्राणायाम सब कुछ मिला के विथ योग निद्रा, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार, ये सब मिला के ही कंप्लीट क्योर हो सकता है। इसके अलावा सर नेचुरोपैथी से भी, हाँ नेचुरोपैथी तो है ही, नेचुरोपैथी इसके अंदर हमारे शोधन क्रियाएं भी आ जाती हैं, पंचकर्मा षटकर्मा भी आ जाता है। इट इज 100% क्यूरेबल सर। बिल्कुल, तो जलनेति तो मस्ट है सर, जलनेति है, कुंजल क्रिया है, तो वो तो उसी में हठ योग में ही आ गए, वो तो योग में ही आ गए। नहीं सर, अलग हो गया, ये योग का पार्ट नहीं है। पंचकर्मा के अंदर जब हम स्वेदन, स्नेहन, रक्तमोषण तक जाते हैं, ये जो क्योर है वो तो ठीक है, वो नेचुरोपैथी में है, लेकिन मेरा कहना है कि सर जो हठ योग है, धोती, नेति, बस्ती और आसन, मुद्रा, प्राणायाम, तो कंप्लीट हठ योग जब प्रयोग होगा तब जाके उसका कंप्लीट फायदा मिलेगा ना। तो नहीं सर, क्योर नहीं होगा, फिर भी नहीं, क्योर नहीं होगा, उसके सिम्टम समाप्त हो जाएंगे और वो सबड्यू हो जाएगा, क्योर तब भी नहीं होगा। रीजन ये है कि वो ट्रिगर उसके बाद तो राजयोग तो आता ही है, जिसमें आपका प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये तीनों भी उसमें जुड़ना चाहिए, तभी वो माइग्रेन कंप्लीट ठीक होगा। सर कंप्लीट माइग्रेन क्योर करने के लिए जो प्रोसीजर है वो बेहद होलिस्टिक होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इन चीजों से आगे जाना पड़ेगा। ये इसके सिम्टम्स को नहीं अपीयर होने देगा, नो डाउट अबाउट इट, प्रिवेंट कर देगा, प्रमोट कर देगा, लेकिन क्योर नहीं करेगा। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट तब है जब आपने अभी बोला कि ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो साइनसाइटिस तो ब्लॉक्ड है ना सर, जो बड़ी हुई हड्डी है वो तो वही बड़ी हुई हड्डी को काटने के लिए। नेचुरोपैथी सर, योग एंड नेचुरोपैथी तो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इसलिए योग एंड नेचुरोपैथी दोनों ही अप्लाई उनके ऊपर करना पड़ेगा। और मैंने अभी तक बहुत कम हो तो कम से कम 15-20 लोगों को मैं कंप्लीट क्योर करा चुका हूं, जो सालों से माइग्रेन के प्रॉब्लम था। तो मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट तो चाहिए, उसमें आपके कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे ये क्या, नींबू के साथ अदरक के जूस भी, रस भी मैंने अप्लाई किया। बिल्कुल तो ये सब भी बिल्कुल। नेचुरोपैथी जलनेति भी सर पानी स्पेशल प्रिपेयर किया जाता है, जलनेति, रबड़ नीति, सूत्र नीति पे आया जाता है। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो आता है जब हम बॉडी को शोधन कर देते हैं, पूरी तरह से शोधन शमन हम कर देते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो एकदम रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है। कहने का मतलब ये कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, एंजाइटी इंड्यूस्ड है, किसी तरह का हेडेक जो कि माइग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ट्रिगर पॉइंट उसका साइनसाइटिस है, उसको क्योर कर सकता है, नो इश्यूज अबाउट इट, नो डाउट अबाउट दैट। मेरा कहना है कि माइग्रेन इज रिलेटेड टू एंजाइटी। जब भी एंजाइटी बढ़ जाता है तो माइग्रेन बढ़ता है, तो हमें वो साइड में एक मेन बीमारी तो माइग्रेन है, उसके साइड में और जो बीमारी है तो उसको भी हमें शांत करना होगा, तब जाके माइग्रेन कंप्लीट ठीक होगा। हाँ जी, तो इसीलिए मैंने कहा कि इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच, उसमें शोधन और शमन दोनों क्रियाएं हैं। और शोधन शमन योग में भी होता है, षटकर्म में भी होता है, पंचकर्म में भी होता है, प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन कहीं पर वो थेरापेटिक होता है क्योंकि इट इज प्लेइंग विद द लाइवलीहुड ऑफ दैट पर्सन। कई जगह तो ऑपरेट ही करना पड़ता है सर, ऑपरेशन के अलावा कोई चांस ही नहीं रहता, वो इमरजेंसी कंडीशंस में। इसलिए मैंने कहा कि 2-3 तरह के शोधकर्ता होते हैं। एक हमारा योगी है, ऑपरेशन पता है क्या? बिल्कुल, उसमें निकाल लेते हैं ना सर, की होल सर्जरी है ना आजकल, लेकिन उसको रीअकर होने के चांसेस फिर दोबारा रहते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल तो वही है ना। So लाइफस्टाइल है उनका, ईटिंग हैबिट, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें जो ऑपरेट नहीं कर सकते, उस पे हमें लाइफस्टाइल मेन देखना पड़ेगा। जो बेसिकली कॉर्पोरेट में आप देखिए, आप कितना भी करें, एंजाइटी दे कैन नॉट अवॉइड, राइट? सो वी हैव टू सी व्हाट टाइम दे ईट, व्हाट दे ईट एंड व्हिच सर्कमस्टेंसेस दे आर गोइंग थ्रू। तो हमें वो पूरा फिर उसका जानना पड़ेगा,
हाँ, बेसिकली मैं रिसर्च पे आता हूँ सर, आपके क्वेश्चंस को लेंगे, बिल्कुल अच्छा आर्गुमेंट है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहता हूँ, कुछ लोग बेचारे डिनर के बिना भी बैठे होंगे, मैं समाप्त करता हूँ, इस पे करेंगे डिस्कशन हम। बेसिकली ना 3 तरह के रिसर्चर अब हमारे सामने आ गए। एक तो वो जो मेडिकल डॉक्टर है, जिसको मालूम है कि ये व्यक्ति मेरे पास अगर आया है तो मैं इसकी सर्जरी के बिना मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसने सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए। he will do the surgery and then he will send that person for rehabilitation, जहां पर अगेन योगा नेचुरोपैथी प्रोटोकॉल फॉलो होगा। एक तो वो रिसर्चर हो गया जो डॉक्टर है, वो एक्शन रिसर्च कर रहा है सर, वो अपने पेशेंट पे एक्शन रिसर्च कर रहा है, केस स्टडी कर रहा है। 4, ठीक 5, है। 10, 15 जैसे आपने काम किए होंगे, आपने उनके ऊपर रिसर्च किया होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट किया होगा कि यस दिस इज द वे आई डिड, दिस इज द प्रोसीजर आई फॉलोड, राइट। सो इट हैज टू बी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एंड लॉजिकल। अभी आपका पॉइंट लॉजिकल था, सिस्टमेटिक प्रोसीजर था, साइंटिफिक भी था, तो मैं इसे कहूंगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं आप, जोड़ दिया मैंने। दूसरा हमारा एक ऐसा व्यक्ति है जो नेचुरोपैथी का है, जिसको पता है कि ये आदमी सारी दुनिया में धक्के खा के मेरे पास आया है, माइग्रेन का इलाज इसे नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है कहीं ना कहीं या तो बीच में छोड़ देता है, कंसिस्टेंसी की कमी है, विड्रॉल है, बिल्कुल या ये अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज नहीं कर पा रहा है। इस व्यक्ति का जो एक संकल्प शक्ति है वो कमजोर पड़ी हुई है। संकल्प शक्ति विकसित कर दूंगा तो ये अपने Yes, आप sir. जो है वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेगा, यानी वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो खुद एम्पावर हो जाएगा। डॉक्टर का काम ठीक क्या है? है। पैसे कमाना, मतलब सबका नहीं सर, मोस्टली डॉक्टरों का काम क्या है कि आते रहो, देते रहो, पैसे कमाते रहो, हाँ बढ़िया है, करते हाँ रहो जी। विजिट। तीसरा तरह का जो रिसर्चर है वो सर मेरे सामने है, वो योगी है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा, अगर हुआ है तो मैं तुम्हारी बॉडी को शोधन और शमन की क्रियाओं से, अधिक से अधिक षटकर्मा की क्रियाओं से, प्राणायाम से, उसके जो फैक्टर्स हैं उनको मैं उभरने ही नहीं दूंगा। 40 दिन में आपको लगातार सूत्र नीति, जल नीति, प्राणायाम करा दूंगा, क्लेंजिंग करा दूंगा। 40 दिन का प्रोटोकॉल है सर, यदि आप ये कर देंगे तो साइनसाइटिस वहीं की वहीं है, लेकिन कभी जिंदगी में वो हेडेक में या किसी तरह के माइग्रेन में कन्वर्ट होगी ही नहीं, अगर वो योगिक लाइफस्टाइल व्यतीत करता है। तो मेरा रिसर्चर प्रिवेंटिव प्रमोटिव में काम कर रहा है, वो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे काम कर रहा है, वो टर्शरी लेवल पे काम नहीं करेगा। अगर वो रिहेबिलिटेशन में भी काम कर रहा है तो एज ए थेरेपिस्ट उसको सर्टिफाई होना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहना चाहता हूं कि पहले ये देखिए कि आप अगर रिसर्चर हैं तो आपकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या आपके टाइमिंग है, कितनी आपकी नॉलेज है, कितना आपका लॉजिक है। अगर नहीं है तो आप प्लीज अपने आप को अपग्रेड करिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ कि अपग्रेड करने का या तो हमारे पास समय नहीं होता या फिर हमारी इच्छा नहीं होती। अगर आप आज लेवल 1 सर्टिफाइड हैं तो कल को योगा थेरेपिस्ट बन जाइए ना महिलाओं के, तो महिला के सारे रोगों के ऊपर काम करिए, पीकॉस के ऊपर काम करिए, पीकॉट के ऊपर काम करिए, नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर काम करिए ना। लेकिन सबसे पहले योगा थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा आपको, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, उसकी इटियोलॉजी को समझना पड़ेगा, तब रिसर्च करना ना। अभी तो प्रिवेंटिव प्रमोटिव पे काम करिए, जिसकी मेथोडोलॉजी, जिसके मेथड्स, जिसके वेरिएबल्स को समझना बड़ा जरूरी है। सबके लिए कॉमन है, नो डाउट अबाउट इट। मैं सर ऐसी भी रिसर्चेस दिखाऊंगा आपको जो लोगों ने बिल्कुल गलत करी, रिसर्च ही गलत है, उसका आधार ही गलत है, और वो मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हो रखी है। मैं अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, वहां के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने गलत रिसर्च कर रखी है, उनको योग के बारे में पता ही नहीं है, और उन्होंने योगा प्रोटोकॉल डेवलप किया और लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, हार्ट पेशेंट्स के ऊपर। योगा प्रोटोकॉल उनको पता नहीं, हार्ट के बारे में सारी नॉलेज है, लेकिन उन्होंने योगा प्रोटोकॉल के अंदर कुछ ऐसे चीजें डाल दी जो नहीं करानी चाहिए हार्ट के पेशेंट्स को। ये तो योगा टीचर ही जानता है ना। यस सर। बायोटेक्नोलॉजी वाले भी बहुत गलत काम कर रहे हैं सर, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम ये कहते हैं प्रकृति की ओर वापस जाओ। यहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट हो रहा है सर इंडिया के अंदर। वी आर गोइंग बैक टू मिलेट्स। मिलेट्स के ऊपर जबरदस्त कॉन्फ्रेंस है, जबरदस्त प्रचार है। 90% बीमारियां कैंसर रिलेटेड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिलेटेड बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर हम मिलेट्स पे वापस चले गए तो। मैं बता रहा हूं बहुत जबरदस्त स्कोप है रिसर्च का इस समय पे भारत के अंदर। विदेशों के अंदर भी हमारी जो हठ योग है, हमारा जो विन्यासा योग है, उसी को रिप्लिकेट किया जा रहा है एक्सरसाइज के रूप में। उसका होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जब तक हम डॉक्यूमेंट करके प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हमारी रिसर्च को कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा। महर्षि महेश योगी ने इंडिया में रिसर्च क्यों नहीं की? क्योंकि उनको लैब ही बाहर मिली, उनको कंट्रोल ही बाहर मिला। हमारे यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं है ना, या हम कंट्रोल करना नहीं चाहते चीजों को, इसलिए हम जो है अपनी रिसर्च को ठीक से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते।
जब आप एक आर्टिकल को डेवलप करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे, तो लोग उसमें कमियां निकालेंगे। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया सर। योर गुड नेम सर? मेरा नाम देवेंद्र नाथ नंदी। जी देवेंद्र जी, you gave a very good argument to differentiate, but from as a researcher point of view, I would like to really upgrade myself, or any researcher for that matter, before treating any kind of pain related disorder. Now, since both are pain, migraine is a pain, headache is also a pain, so I must know, understand what exactly is the definition of pain in my research. पहले pain तो पता लगे, उसके बाद headache पे migraine पे आएंगे ना। Yes sir. So this is how we call it. Research is always scientific. It is always logical. It is always experimental. It has to be that way. अगर वो logical नहीं है, अगर research experimental नहीं है, अगर वो replicable नहीं है, अगर उसकी reliability validity नहीं है, तो वो research नहीं है। Right. तो हम जो करने वाले हैं, वो मैं आपको just एक छोटा सा overview दे देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। Just give me a second, मैं फिर finish करता हूँ। ये है हमारे रिसर्च डिजाइन्स जिनको हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिसर्च डिजाइन एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन्स। इसमें सब आपकी माइग्रेन पे ही लेके चलेंगे सर। अगर आप कहेंगे उसे माइग्रेन पे रिप्लिकेट कर देंगे, अगर बैक पेन पे करना है, नेक पेन पे करना है, पेन पे ही सारे के सारे हम रिसर्च डिजाइन बना के आपको दे देंगे। इसी टाइम आप खुद बताओगे अपने आप की मुझे कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करना है। दिस इज वन एग्जांपल, ठीक है जी। और देखिए जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूं। सिमिलरली, व्हाट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे ओनली फ्रॉम योगिक पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक स्पेशल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इट हैज टू बी टोटली थ्रू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये जो रिसर्च पेपर्स आप देख सकते हैं, 50 scientific studies about yoga, motion analysis of yoga practitioners। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी थीसिस लिखी 111 पेज की, नंबर ऑफ पेजेस पे मत जाइएगा। इसने क्या किया, जो हमारे वीरभद्रासन है, सूर्य नमस्कार है, वो 6 तरह के योगा प्रैक्टिशनर्स को कराया और हर एक का मोशन एनालिसिस किया। इसके लिए उसने मशीन यूज की। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, एक एक मूवमेंट को उसने उसका मोशन का एनालिसिस किया और उसके बाद उसने एक अपना प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया कि अगर आप इस तरह से इन आसनों को इस सीक्वेंस में करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इस पर्टिकुलर पोस्चर के, इस प्रोटोकॉल के पोस्चर से मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, एक एक पॉइंट से उसने 0.0 कौन सा पोस्चर में, रिस्ट की पोजीशन, एल्बो की पोजीशन, शोल्डर की पोजीशन, हिप की पोजीशन, कितना एंगल पे वो रोटेट करेगा, किस मूवमेंट में नी की पोजीशन क्या रहेगी, एंकल क्या रहेगा, उसको उसने डिफाइन कर दिया एक एक पोस्चर को। बहुत कम काम हुआ है सर मोशन एनालिसिस पे, सारा गेम ही मोशन का है क्योंकि आप पोस्चर्स के अंदर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ एडल्ट्स, योगा इन स्कूल्स, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन हाइपरटेंशन, इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। अच्छा, फिर देखिए योगा नॉलेज स्टडी कि कितने लोगों को योगा की कितनी नॉलेज है। नॉलेज योगा की इनएडिक्वेट है, मॉडरेट नॉलेज है या एडिक्वेट नॉलेज है। किस तरह के लोगों को स्टडी किया उसने, 60 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को उसने स्टडी किया। मतलब ये कि उसने कोई उसमें इन्वेजन नहीं किया, किसी तरह का ऐसी स्टडी नहीं की जिसमें कोई दवाई देनी है। उसने जस्ट एटीट्यूड को चेक किया कि आपकी अवेयरनेस कितनी है योग के प्रति। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स थे, मेडिकल कॉलेज नेल्लोर के अंदर उसने स्टडी किया, डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करके कि हार्ट के पेशेंट कौन ज्यादा होते हैं, जिनको इनएडिक्वेट नॉलेज होती है, जिनको मॉडरेट नॉलेज है योग की, और जिनको एडिक्वेट नॉलेज है योग की, कौन लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। बड़ी सिंपल स्टडी है सर, जस्ट सर्वे स्टडी है। एक व्यक्ति ने स्टडी की योग के ऊपर कि योग का इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म के ऊपर, और उसने स्टडी में ये कंक्लूड किया कि असल में सबसे बढ़िया योगा टूरिज्म किस स्टेट में चलता है। उसने कंपेयर किया सर 4 स्टेट्स को। उसने ऋषिकेश को, उत्तराखंड को,
केरला को और 2 और स्टेट्स को कंपेयर किया, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी जगह में कौन सा टूरिज्म, योगा टूरिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ है और कौन से इलाज के लिए लोग किस स्टेट में जाना चाहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया स्टडी है। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए सर, एथनोग्राफिक स्टडी की कि डेली लाइफ योगा प्रैक्टिकल फॉर वेल बीइंग ऑफ योगा मास्टर्स। एथनोग्राफिक स्टडी है, एथनोग्राफिक का मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी के अंदर उसने स्टडी की। ये देखिए पूरी थीसिस है, 300 पेज की थीसिस है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि किस तरह से स्टडी की जाती है, लेकिन उससे पहले हमें फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। अगर हम बेसिक्स को समझ जाएंगे और साइंस को समझ जाएंगे, मूवमेंट की साइंस को, और हम ये समझ जाएंगे कि प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया जाता है, तो बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी तरह की स्टडी हम करेंगे एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। So we'll go one by one. Today was just an introductory chapter. There is a lot of hope and lot of scope. It's just that you start with one particular type of research and you will come to know that there is a sea of researches which is available, and there are a lot of gaps. And anybody can do it. मैं समस्या का समाधान करने आया हूँ, ध्यान रखिएगा। Yes sir. Research is not to complicate things. I repeat this again and again. मैं आगे भी करता रहूंगा। आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से बता देना ही अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हर तरह की रिसर्च को, चाहे एक्शन रिसर्च है, चाहे फंडामेंटल रिसर्च है, चाहे क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, साइकोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, किसी भी तरह की रिसर्च है, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स उसके पता होने चाहिए। You will be a wonderful researcher. You will think and see everything with the research point of view. Even कि गाड़ी भी ठीक कराने आप जाएंगे तो आपने देखा होगा वो हिट एंड ट्रायल यूज करता है। हाँ जी। एक चीज निकालेगा, बताएगा अरे सर ठीक से आ नहीं रहा, फिर दोबारा स्टार्ट करवाएगा, फिर एक चीज निकालेगा, फिर दूसरी, फिर सारे के सारे कॉल चेक करेगा, उसके बाद इंजन के जो है वो चेक करेगा जिसके अंदर गंद फंस जाता है, फिर कहेगा हाँ अब स्टार्ट करके देखिए, तो इमीडिएटली वो क्या पता लगता है उसको कि अरे वाह ये प्रॉब्लम तो यहाँ थी। Yes sir. Similarly we do in research, we do that. So thank you very much. आज के लिए इतना ही, समय काफी ज्यादा हो गया है। अगली बार हम to the point चलेंगे। Yes sir. Thank you, And sir. let's hope we are able to decipher Thank you some so of the much, difficulties. sir.